साल 2025 अब कैलेंडर की आखिरी पन्नों में सिमट रहा है। अगर 2025 का सबसे बड़ा मौन कोई था तो वह हसदेव अरण्य था। शहादत का सम्मान तो हुआ, लेकिन सिस्टम की समीक्षा नहीं हुई। यह वह साल था जब दुनिया ने समझा जेन जी सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं है। छत्तीसगढ़ की सियासत क्लीन चिट और क्लीन इमेज की लड़ाई बन गई। ईडी, सीबीआई, आईटी नाम नहीं ब्रांड बन गए। अब जब कैलेंडर बदल रहा है तो उम्मीदें हैं, सोच भी बदलेगी। नई साल सिर्फ तारीखों का नहीं, दृष्टि का परिवर्तन हो। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2025 अब कैलेंडर की आखिरी पन्नों में सिमट रहा है, यानी साल अब विदा ले रहा है। लेकिन यह साल किसी साधारण कैलेंडर वर्ष की तरह नहीं जा रहा। यह वर्ष इतिहास के किताबों में एक संक्रमण काल के रूप में दर्ज होगा। यह साल जा रहा है इतिहास के माथे पर एक गहरी लकीर बनाकर। 2025 वह साल था जब दुनिया ने पहली बार सामूहिक रूप से यह स्वीकार कर लिया कि अब संकट अपवाद नहीं, व्यवस्था बन चुके हैं। अब शांति कोई स्थिति नहीं है, एक संघर्ष है। यह साल युद्धों का था, लेकिन उससे ज्यादा यह साल मानसिक युद्धों का याद किया जाएगा। यह साल चुनावों का था, लेकिन उससे ज्यादा लोकतंत्र की परीक्षा का रहा। यह साल टेक्निकल, अंतरिक्ष और व्यापार का था, लेकिन उससे ज्यादा मानव विवेक की सीमाओं का रहा। साल 2025 वैश्विक राजनीति के लिए शब्दों का साल रहा। यह वह दौर था जब एक बयान मिसाइल से ज्यादा मारक साबित हुआ। दिसंबर 2025 में जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो दुनिया को किसी संयुक्त सैन्य समझौते की उम्मीद थी, लेकिन इतिहास में दर्ज हुआ एक वाक्य कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। यह बयान ना तो अमेरिका को खुश करने के लिए था, ना ही रूस को संतुलित करने के लिए। यह भारत की नई विदेश नीति का घोषणा पत्र था, जहां नैरेटिव नहीं, नैतिकता तय करती है। यह वाक्य पश्चिम के लिए संदेश था कि भारत आपके दबाव में नहीं है। यह वाक्य रूस के लिए संदेश था कि भारत आपका मोहरा नहीं है। और यह वाक्य ग्लोबल साउथ के लिए आश्वासन था कि भारत अब नैतिक शक्ति यानी कि मॉरल पावर बनने की कोशिश में है। 2025 में भारत ने साफ कर दिया कि वह गुट निरपेक्ष नहीं, विवेक निरपेक्ष है। नवंबर 2025 को जापान की संसद में पहली बार सत्ता के शिखर पर एक महिला सनाए तकाइची पहुंची। उन्होंने कहा, अगर जापान के अस्तित्व पर संकट आया तो हम सैन्य कार्रवाई से हिचकिचाएंगे नहीं। यह वाक्य सिर्फ चीन के लिए नहीं था, यह पोस्ट पैसिफिस्ट जापान की घोषणा थी। बीजिंग बौखला उठा, चीन सागर पर फाइटर जेट्स आमने सामने आ गए। एशिया ने समझ लिया कि अब शांति घोषणाओं से नहीं, ताकत के संतुलन से टिकेगी। नवंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के फिर से राष्ट्रपति बनते हैं और उनका एक शब्द बैन कर दिया, इंडियंस। इस चर्चा में आ जाता है, तर्क था यह ऐतिहासिक भूल है, लेकिन असल में यह पहचान की राजनीति थी, जहां भाषा सत्ता का औजार बन जाती है। नेटिव अमेरिकन समुदाय भड़क गया, लिबरल खेमा उग्र हुआ और ट्रंप मुस्कुराते रहे, क्योंकि ट्रंप जानते हैं सत्ता तर्क से नहीं, टकराव से मिलती है। और उधर 3 साल पुराना युद्ध, जिसे 2025 में निर्णायक होना चाहिए था, उल्टा हो गया। यह साल थकान का साल बन गया। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचों को तबाह कर दिया। जब कोई नहीं जीत रहा था, फिर भी सब हार रहे थे। ड्रोन, मिसाइल, ब्लैकआउट, कीव, खार्किव, ओडेसा, हर शहर युद्ध की डायरी बन चुका। यूक्रेन ने पलटवार किया। रूसी सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन हमले हुए। अमेरिका और नाटो हथियार देते रहे। रूस, चीन, ईरान की ओर झुकता गया। मियामी, बर्लिन, जिनेवा शांति वार्ताएं हुई, लेकिन भरोसा नहीं लौटा। गाजा युद्ध नहीं था, वह मानवता का पोस्टमार्टम था। अस्पतालों में दवाइयां नहीं थी, बच्चों के लिए दूध नहीं था, पानी और बिजली लग्जरी बन चुके थे। इजराइल की बमबारी जारी रही, हमास रॉकेट चलाता रहा और संयुक्त राष्ट्र बयान देता रहा। अरब देश चिंतित रहे, अमेरिका संतुलन साधता रहा और गाजा हर रोज थोड़ा थोड़ा मरता रहा। 2025 यह वह साल था जब दुनिया ने समझा जेन जी सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं है। सितंबर 2025 में नेपाल ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, कारण बतलाया राष्ट्रीय सुरक्षा को। नतीजा,
राष्ट्रीय विस्फोट हुआ, युवाओं ने फड़क पर कब्जा कर लिया, हिंसा भड़क उठी, अंततः केपी ओली को जाना पड़ा। आज नेपाल में पूर्व सीजेआई सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलनों ने नीति बदल दी, श्रीलंका में सत्ता बदली, फ्रांस पोलैंड में चुनावी गणित बदला। 2025 ने स्पष्ट कर दिया, अब युवा सिर्फ भविष्य नहीं, वर्तमान भी है। साल 2025 प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी याद किया जाएगा, तो धार्मिक उदारता का अवसान के लिए भी। म्यांमार थाईलैंड भूकंप में 1700 मौतें हुई, हजारों घायल हुए, इमारतें गिरी, सड़कें टूटी। सवाल उठा, क्या दुनिया आपदाओं के लिए तैयार है? उत्तर मिला, नहीं। 21 अप्रैल 2025 पोप फ्रांसिस नहीं रहे। उन्होंने कट्टरता को पाप कहा था, चर्च को मानवता के करीब लाने की कोशिश की थी। 8 मई को नए पोप बने पोप लियो 14। अब सवाल, क्या चर्चा फिर रूढ़िवादिता की ओर जाएगा? उधर एक बात और आई कि अंतरिक्ष में इसरो, नासा, स्पेसएक्स की दौड़ है। इन सब ने दिखा दिया कि 2025 में तकनीक बढ़ी है, लेकिन संवेदनशीलता नहीं। अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां 2025 ने इतिहास का निर्णायक मोड़ रचा, जब लाल गलियारों से निकलकर राज्य ने विकास की दहलीज छुई। छत्तीसगढ़, जिसके बड़े हिस्से को सालों तक लाल गलियारा कहकर डर के नक्शे पे टांगा गया, जहां फड़क बनना चुनौती थी, मोबाइल टावर लगाना जोखिम और लोकतंत्र सिर्फ कागजों में मौजूद था। 2025 में पहली बार राज्य ने नक्सलवाद से नहीं, नक्सलवाद ने राज्य से हार मानी। बसाव राजू, चलपति, हिड़मा ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये नक्सल नेटवर्क की रीढ़ थे। 2025 में सुरक्षा बलों ने इन शीर्ष नक्सली नेताओं को एक एक करके खत्म कर दिया और देश का सबसे बड़ा नक्सल सेंटर भी इसी साल हुआ। रुपेश जैसे कई बड़े नाम सरकार के सामने हथियार डालने को मजबूर हो गए। यह साल राज्य की तीखी राजनीति की शुरुआत के लिए भी याद रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल पहुंचे। इन पर शराब घोटाले के गंभीर आरोप लगे। जांच एजेंसियों की सक्रियता ने पूरे राज्य की राजनीति में भूकंप ला दिया। सरकार इसे भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कहती रही, विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की राजनीति। लेकिन सच यही रहा कि 2025 में छत्तीसगढ़ की सियासत क्लीन चिट और क्लीन इमेज की लड़ाई बन गई। यह वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती का साल भी था। राज्य भर में सांस्कृतिक, सामाजिक और विकासात्मक कार्यक्रम हुए, लेकिन यह जश्न सिर्फ उत्सव नहीं था, यह आत्ममंथन का भी मौका था। 25 साल बाद छत्तीसगढ़ खुद से पूछ रहा था, क्या हमने वह राज्य बना लिया जिसका सपना देखा था? पहली बार 60वां अखिल भारतीय डीजी आईजीपी सम्मेलन नवा रायपुर में हुआ। करीब 300 से अधिक शीर्ष पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में देश की आंतरिक सुरक्षा का केंद्र बनाकर रखे। यह राज्य के लिए प्रतीकात्मक नहीं, रणनीतिक उपलब्धि भी थी। लेकिन 2025 में उपलब्धियों के साथ दुख भी आए। बिलासपुर का बड़ा रेल हादसा, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए, और छत्तीसगढ़ ने अपने महान साहित्यकार विनोद शुक्ला को खो दिया। यह साल खुशी और शोक दोनों की यादें छोड़ गया। अगर आने वाले वर्षों में कोई पूछेगा कि 2025 किस बात के लिए याद किया जाए, तो जवाब किसी एक घटना से नहीं मिलेगा, वह मिलेगा वक्फ से हसदेव तक, पहलगाम से ऑपरेशन सिंदूर तक और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से दिल्ली की जहरीली हवा तक फैले उस राष्ट्रीय तनाव में जिसे हमने खबरों में जिया, लेकिन समझने से अक्सर चूक गए। 2025 का पहला बड़ा सियासी विस्फोट वक्फ संशोधन विधेयक था। सरकार इसे प्रशासनिक पारदर्शिता कह रही थी, विपक्ष और अल्पसंख्यक संगठन ने इसे संवैधानिक असुरक्षा बतलाया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला होता है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, शहीद सुरक्षाकर्मी और टूटा हुआ विश्वास रह जाता है। सवाल जो गायब रहे वो थे, आतंकी घुसपैठ कैसी हुई, खुफिया तंत्र कहां चूका, स्थानीय युवाओं की भूमिका क्यों बढ़ रही है। शहादत का सम्मान तो हुआ, लेकिन सिस्टम की समीक्षा नहीं हुई। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने कई मौके पर सरकार, राज्यपालों और जांच एजेंसियों को असामान्य रूप से कड़ी टिप्पणियां भी की। यह सिर्फ कानूनी घटनाएं नहीं थी, ये संकेत थे कि संवैधानिक संतुलन डगमगा रहा है।
मीडिया ने इसे टकराव की तरह दिखाया, लेकिन यह असल में चेतावनी थी। एक लोकतंत्र में जब अदालत को बार बार याद दिलाना पड़े कि संविधान क्या कह रहा है, तो समस्या फैसलों में नहीं, नियत में होती है। 2025 में ईडी, सीबीआई, आईटी नाम नहीं ब्रांड बन गए। छापे, गिरफ्तारियां, जमानत, बहस, सब कुछ ब्रेकिंग न्यूज बनी, लेकिन सवालों की सूची लंबी रही। कार्रवाई का समय चुनावों से क्यों मेल खाता रहा? सत्ता पक्ष पर वही पैमाना क्यों लागू नहीं हुआ? न्याय प्रक्रिया सजा से पहले ही सजा क्यों बन रही है? जांच एजेंसियां कानून के लिए बनी थी, पर 2025 में वे संदेह के कटघरे में रही। अगर 2025 का सबसे बड़ा मौन कोई था, तो वह हसदेव अरण्य था। पेड़ कटे, आदिवासी विस्थापित हुए, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया के लिए यह मुद्दा कभी भी पहलगाम जितना हॉट नहीं बन सका, क्योंकि यहां दुश्मन दिखाई नहीं देता, यहां राष्ट्रवाद नहीं बिकता, यहां सिर्फ जमीन बचाने की बात होती रही। और जीवन आज भी मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज नहीं होता। तमनार की जन सुनवाई सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं थी, वह एक सवाल थी। क्या विकास का मतलब गांव की सहमति के बिना आगे बढ़ना है? ग्रामीण सड़क पर थे, कारपोरेट रिपोर्ट में थे, और मीडिया कहीं और। 2025 ने साफ कर दिया कि विकास की भाषा और लोकतंत्र की भाषा अब एक जैसी नहीं रही। दिल्ली की हवा 2025 में भी जहरीली रही। नए आंकड़े, पुराने बयान और वही मास्क। सरकार आई, सरकार गई, लेकिन हवा वहीं रुकी रही। दिल्ली प्रदूषण इस बात का प्रतीक बन गया कि हम समस्या पहचानते हैं और समाधान टालते हैं एवं आदत बना लेते हैं। वर्ष 2025 को याद किया जाएगा, क्योंकि कानून सवालों में था, सुरक्षा भावनाओं में, न्याय चेतावनी में, विकास टकराव में और पर्यावरण उपेक्षा में। यह साल बतलाएगा कि भारत की असली लड़ाई सीमाओं पे नहीं, प्राथमिकताओं में है। अब जब साल 2025 विदा ले रहा है, तो यह किसी अखबार की पुरानी कटिंग की तरह नहीं जाएगा। यह साल हमारे समय की मानसिक फाइल बनकर रह जाएगा। 2025 ने हमें यह नहीं बताया कि कौन जीता और कौन हारा, इसने हमें यह दिखाया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों। शायद 2025 का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम इस दौर में जी रहे हैं जहां सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन सुनना उससे भी ज्यादा। जहां सत्ता को ताकतवर होने से ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा। जहां दुनिया को यह तय करना होगा कि वह हथियारों में निवेश करेगी या इंसानियत में। साल 2025 जा रहा है, लेकिन इसके सवाल हमारे साथ रहेंगे और शायद इतिहास एक दिन लिखेगा, 2025 वह साल था जब दुनिया ने रुककर सोचना शुरू किया था। अब जब कैलेंडर बदल रहा है तो उम्मीदें हैं, सोच भी बदलेगी। नई साल सिर्फ तारीखों का नहीं, दृष्टि का परिवर्तन हो, जहां सवाल दबाए ना जाए, संवाद बचे रहे, जहां विकास का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं बल्कि ऊंचा विवेक हो। न वर्ष 2026 छत्तीसगढ़ को डर से नहीं, दिशा से पहचान देगा। भारत को भीड़ से नहीं, बुद्धि से नेतृत्व करने का साहस देगा, और दुनिया को युद्ध से नहीं, मानवता से आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। स्वस्थ सोच, साहसी प्रश्न और संतुलित भविष्य के साथ आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।